the image that you are seeing on your screen is that of the bare act of the Indian Contract Act, which you all must have seen until now. अगर नहीं भी देखा है तो भी आपको अब ये सामने देखने के लिए मिल रहा है. This is the Indian Contract Act which was enacted. This is the only statute which was first enacted in India during the British rule for governing the law of contracts. इससे पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंग्लिश लॉज और इंग्लिश केसेस और इंग्लिश प्रिंसिपल्स से ही चलता था. बट इट वॉज रियलाइज्ड that due to increasing business, due to increasing transactions, a separate law on contracts is definitely required and hence this act came into place. इस एक्ट में से बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए, जैसे कि आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट का नाम सुना होगा, तो वो दोनों एक्ट्स भी इस एक्ट के पार्ट्स कुछ अमेंड हुए, रिपील हुए और उसके बाद उन दोनों एक्ट्स को लाया गया. सो यू कैन डेफिनेटली से दैट दिस एक्ट इज़ और कैन बी ट्रीटेड एज द बर्थ ग्राउंड ऑफ वेरियस अदर लेजिस्लेशंस इन इंडिया. Now this act is very old, but the rules, the provisions are still relevant, they are still applicable in India. And to make sure that you properly understand the law on contracts in India, which is a very important, which is one of the essential parts of the civil law in India. अगर आप इसे पूरा अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए. और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार वो फर्स्ट एक्ट्स में से होती है जो हमें लॉ स्कूल में आने के बाद या लॉ स्कूल में आने से पहले अपने लॉ एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़नी होती है, पढ़ने के लिए मिलती है. तो हम बिगिनर होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और कई बार होता है कि जब हमारी शुरू में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो फिर हम पूरे सेमेस्टर उन्हीं प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह जाते हैं. अगर आप ये चाहते हो कि आप उसमें उलझ कर ना रहो या फिर आप कुछ उन लोगों में से हो जो ऑलरेडी उलझे हुए हैं और सुलझने आए हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. विदाउट एनी फर्दर अडू, आई जस्ट वांट टू गेट स्टार्टेड. हाय गाइस, दिस इज़ ईशा कपूर एंड यू आर वाचिंग Vlogish. If you see this timeline that is before you on your screen, तो इस टाइमलाइन में आपको एक तरह से एक वो बेसिक टाइमलाइन मिलेगी जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले को पता होनी चाहिए ही. जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम एनी अदर टॉपिक और एनी अदर concept but offer or proposal. And to understand the basic meaning of a contract, we have to go step by step. उसी स्टेप्स में हमारा पहला स्टेप ऑफ़र, दूसरा स्टेप प्रॉमिस, फिर अग्रीमेंट और फिर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए भी हम यहाँ बेसिक्स तो समझ लेंगे, बट उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को भी डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ये वीडियो आपको वो सब बेसिक्स सिखा देगी. तो इस कॉन्ट्रैक्ट टाइमलाइन पे हम फिर से वापस आएंगे, बट अभी आगे चलते हैं टुवर्ड्स ऑफ़र और प्रपोजल. सो ऑफ़र एंड प्रपोजल आर सिनोनिमस टर्म्स. इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है और इन दोनों को आप या तो ऑफ़र बोल सकते हो या आप प्रपोजल बोल सकते हो. ऑफ़र हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 2 जो है वो पूरा एक डेफिनेशंस का सेक्शन है. अगर आपने मेरी बेयर एक्ट रीड करने वाले करेक्ट वे की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम डेफिनेशन वाले सेक्शन पर कब आते हैं. हमने टाइटल पढ़ लिया है, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया है, आप प्रीएम्बल देख चुके होने चाहिए, आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़ लेने चाहिए. देन वी कम टू द डेफिनेशन सेक्शन. यहाँ पे भी हम डेफिनेशन सेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ऑफ़र या प्रपोजल की, उस पर आ गए हैं. ऑफ़र का मतलब बहुत ही सिंपल है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. समथिंग विच इज़ कम्युनिकेटेड टू सम अदर पर्सन, which is communicated by me to some other person or to a group of people, or and something which signifies, which tells you, which conveys to you my willingness to do something, my wish to do something, or to refrain from doing something. या तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ, या फिर मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ और मैं उसका ऑफ़र आपको दे रही हूँ. अगर आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देखो जिसमें कि आपको दिख रहा है अ मैन इज़ राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड विच इज़ द ऑफ़र, that is, and the other person is reading it. So there should at least be two parties,
अगर दो पार्टीज़ भी नहीं है, अगर दो लोग भी नहीं है, तो मैं ऑफ़र किसको दूंगी? ओके, सो द टू पार्टीज टू द ऑफर आर कॉल्ड द ऑफरर एंड द ऑफरी. Offerer is the person who is giving the offer, who's telling you that I want to do something or I don't want to do something, or who's telling you that I want to sell my camera, would you like to purchase it? That person will be the offerer, and you, to whom the offer is being given, will be the offeree. So there are only two parties. Offer can be of two types, that is implied or express. अब इम्प्लाइड और एक्सप्रेस ऑफर भी होते हैं और प्रॉमिस भी होते हैं. तो जब हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रोमिसेस के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम इम्प्लाइड ऑफर्स या इम्प्लाइड प्रोमिसेस और एक्सप्रेस ऑफर्स या एक्सप्रेस प्रोमिसेस के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे. नाउ इफ़ we are talking about offer, you must think of it like a ladder. You must think of reaching the stage of contract like reaching the last step of that ladder. देखो, जब हमें कोई चीज़ करनी होती है ना, एक बार मन हो जाता है तो हर टाइम बस उसी का ख्याल आता है. अभी भी कुछ आप में से जो लोग जो डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं, अब तो एक पर्टिकुलर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना ही है, तो ये वीडियो देखते हुए या किसी क्लास में बैठे हुए या फिर कोई और काम करते हुए, खेलते हुए, सोते हुए, उठते हुए, हमेशा वही ध्यान में आता है. तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी आपको बार बार रिमाइंड करा देना चाहिए. तो हियर आई एम टेलिंग यू अगेन अबाउट द अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट. मतलब यार, इतने अच्छे प्राइजेज़ ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. अब एक टेस्ट देना होता है तो उसके लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है, और मोटिवेशन मुझे पता है सबसे ज़्यादा क्या काम आती है. अब इस टेस्ट में मैंने स्कॉलरशिप्स के बारे में तो आपको बताया ही था, बट 18 जुलाई को शार्प एट 11 AM जो टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, उसके प्राइजेज़ में, कैन यू बिलीव इट, फर्स्ट प्राइज इज़ मैकबुक. you'll get an एप्पल मैकबुक. एयरपॉड्स मिल सकते हैं आपको अगर आपकी और आगे रैंक आती है. आपको अमेज़ॉन एको मिल सकता है, और भी पता नहीं क्या क्या. और स्कॉलरशिप्स का भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ कम हो. स्कॉलरशिप आपको 100% तक मिल सकती है. तो कई बार हमें लगता है यार स्कॉलरशिप्स तो गिफ्ट सिर्फ कहने की होती है, लेकिन पता नहीं मिलेगा कितना ही. मे बी दिल गिव मी 1000 रुपीज़ ऑफ एंड से दैट यू हैव गॉट अ स्कॉलरशिप. बट यहाँ तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और वीलॉगिश का कोड यूज़ करोगे तो 10% ऑफ भी मिलेगा. जल्दी से जाके अगर मैकबुक, एयरपॉड्स या ऐसा कुछ भी जीतने का मन है तो अभी अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो एंड गिव द टेस्ट. And the first step of that ladder is offer. Everything begins from here. Everything begins from your willingness to do something or not to do something, or to refrain from doing something. Now, while you are making that offer, you should have an intent in your mind. You should be thinking like you want to obtain a yes or an assent from the person to whom you are giving the offer. If I am giving you the offer to buy my camera for rupees 1 lakh, then I must be having this intent in my mind that I want to sell this camera, and I hope this person who's sitting in front of the screen and watching my videos calls me and says, yes, I want to buy your camera. So these are the actual essential ingredients of the definition of offer or proposal. आपकी स्क्रीन पर आपको नीचे कीवर्ड ज़रूर दिख रहे होंगे. ये कीवर्ड्स मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए निकाले हैं ताकि आप इनको नोट डाउन करो, और आपको हमेशा याद रहे कि एक ऑफ़र को, एक वैलिड ऑफ़र होने के लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का एसेंशियली प्रेजेंट होना ज़रूरी है. कीवर्ड्स आर सिग्निफाइड, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी सिग्निफाइड. उसको बताना ज़रूरी है किसी को, उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट कम्युनिकेट व्हाट इज़ देयर इन माई माइंड, if I keep it in my mind that I want to sell my camera for 1 lakh rupees and I don't tell it to anybody, I don't give any advertisement, nothing at all, then it will never become an offer because it is limited to me. I have not made it known to the world or to any other party. Now, willingness. That is, I should be willing, I should be freely willing to do something or not to do something. Okay? Now, I should be doing something, doing or abstinence. Abstinence means refraining from doing something, and doing means actively being involved in an act with a view to obtain assent. I have told you, I should have this in my mind, I should have this view in my mind that I want to obtain a yes from you. इन सारे keywords को अगर हम याद रख लेते हैं तो proposal या offer की definition को हमेशा समझने में और याद रखने में कभी भी हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी.
Now you must be seeing two cases on your screen, and both these two cases are extremely important from the point of view of understanding the Contract Act. Lalman Shukla versus Gauri Dutt is often the first case that is taught to you when you come to the law school. Now this case deals with a lot of principles of the Indian Contract Act, but when we are reading the definition of an offer or a proposal, then we only need to understand a few things. और वो जो कुछ law points हैं, वो जो कुछ law laid down किया गया है इस केस में, वो आपको अपनी स्क्रीन पर bullet points में दिख रहा है. So इस केस के बाद हमें पता चला कि अगर किसी को किसी ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं है तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कभी नहीं कर पाएगा. तो अगर मैं एक ऑफ़र तो थ्रो कर देती हूँ कि मुझे अपना कैमरा सेल करना है फॉर 1 लाख रुपीज़, बट यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ इट. मैंने अपनी वीडियो में वो ऑफ़र थ्रो किया और आपने तो मेरी वीडियो देखी ही नहीं, तो आपको उसकी नॉलेज कैसे होगी? तो अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप उस ऑफ़र को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सेकंड प्रिंसिपल, ऑफ़र एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल को ही दिया जाए. It can also be made to the public in general, that is to more than one individual persons. कैसे देंगे हम जनरल ऑफ़र? अब हम कैसे देंगे? If I tell you, let's just take this my camera example only. I am telling you all of you who are watching this video, I am telling all of you that I want to sell my camera for 1 lakh rupees, and if you want to buy my camera, just call me, give me a call or write an email to me saying that I accept your offer of buying your camera and I am ready to pay the consideration of 1 lakh rupees. Okay? Now this is an offer to all of you. This is not an offer to any one of you. Now one person might be watching my video, 2 people might be watching, और thousands of people may watch this video. ये ऑफ़र उन सब के लिए है. तो ये हुआ जनरल ऑफ़र विच कैन बी मेड टू द एंटायर वर्ल्ड. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस के अगर आप फैक्ट्स देखते हो तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि ऑफरर जो था उसने एक ऑफ़र दिया था टू द वर्ल्ड इन जनरल, टू द पब्लिक इन जनरल, दैट आई हैव लॉस्ट माई नेफ्यू. वो कहीं चले गए हैं और जो भी उनको ढूंढ के लाएगा, जस्ट लाइक लॉस्ट एंड फाउंड वाली चीज़ें होती हैं, जो भी उनको ढूंढ के लाएगा उनको मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिवॉर्ड दूंगा. अब जब उनके नेफ्यू को ढूंढ के लाया गया तो उन्होंने कोर्ट में क्लेम किया कि मैंने तो इस इंसान को पर्टिकुलरली ऑफ़र दिया ही नहीं था. तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफ़र हो वो एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंसान को ही दिया जाए. यू कैन मेक द ऑफ़र टू द एंटायर वर्ल्ड एज वेल, एंड दैट्स व्हाट यू डिड. That's what you do when you make advertisements, when you publish notices. That's what you're actually doing. Okay? Now the next case, Carlyle versus Carbolic Smoke Ball, जिसमें कि एक कंपनी ने ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया कि अगर इस स्मोक बॉल को कंज्यूम करने के बाद में भी किसी को एक पर्टिकुलर टाइप का इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको फिर से, उन्होंने बोला कि हम एक ये रिवॉर्ड देंगे. ओके, उन्होंने बोला उनको हम कुछ भी एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिवॉर्ड देंगे, जो कि उन्होंने एक अमाउंट मेंशन किया था. तो यहाँ पे भी अगेन यही कोर्ट ने बोला, यही प्रिंसिपल को बोला कि ऑफ़र कैन बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज. तो आपने पूरे दुनिया को एक कंटिन्यूइंग एंड एक जनरल ऑफ़र दिया है कि जिस को भी आपकी ये स्मोक बॉल कंज्यूम करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, उसको आप वो रिवॉर्ड दोगे. आपने एक ऑफ़र दिया कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो गया तो आप हमसे आके रिवॉर्ड लेके जाओ. जिसने आपकी स्मोक बॉल को कंज्यूम किया उसने आपके उस ऑफ़र पे एक्ट करते हुए एक एक्ट किया, दैट इज़ उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया आपके उस ऑफ़र को. और अगर उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा होता है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और आप उसको कॉम्पेंसेशन या फिर रिवॉर्ड डेफिनेटली दोगे. और वो एक इंसान हो सकता है, वो 2 इंसान हो सकते हैं, वो 1000 या 2000 इंसान भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल ऑफ़र and this is a continuing offer. This is a continuing offer. This is in continuation. जब तक ये एडवर्टिजमेंट है आपका, जब तक ये आपका क्लेम है, तब तक जितने भी लोग आपके पास आएंगे इस क्लेम को लेकर कि स्मोक बॉल कंज्यूम करने के बाद भी हमें इन्फ्लुएंजा हुआ, तब तक आपको उन सब को अपने रिवॉर्ड का जो आपने प्रॉमिस दिया था वो फुलफ़िल करना होगा.
That is why they say that offer can be made to one person or can be made to the world at large. Second principle of law that you must understand is that an offer can be accepted by multiple persons, can be accepted by a lot of persons. Offers can be general, offers can be of continuing nature as well. With this, we come to the end of understanding the concept of offer, एंड थोड़ा थोड़ा हमने इसमें एक्सेप्टेंस के बारे में भी बात किया ही है.